आशीर्वाद जुटाएं भाई, है ना। हम नहीं चाह रहे सारा आशीर्वाद मेरा खर्चा हो जाए, ले लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। सारा आशीर्वाद मतलब क्या है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रमुख जनजाति विद्रोह, ठीक है। अब कल तक जो पढ़ाए थे जनजाति विद्रोह होने के कारण पढ़े थे। जनजाति विद्रोह होने के कारण में हमने क्या क्या पढ़ा बताइए। जनजाति विद्रोह होने के जो रीज़न था, जनजाति लोग नाराज़ क्यों थे? नाराज़ होंगे तभी तो विद्रोह करेंगे। अंग्रेज़ों के जो आर्थिक नीति था, यानी कि जो भू राजस्व जो नीति थी, उससे परेशान थे। अंग्रेज़ों के द्वारा आदिवासियों की भूमि क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था। सैन्य छावनी वहीं पे बना दिया गया, थाना पुलिस थाना भी वहीं पर बना दिया। तो सारा चीज़ का निर्माण जब वहाँ करोगे, हाँ भाई जानवरों को चराने के लिए भी मना किया गया। जो वन संपदा था, जो जंगल के जो कई सारे जो संपत्ति था, उस पर भी अधिकार, मतलब उस पर भी अधिकार से रोका गया था। उसके बाद उनके धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया गया था। उनके रीति रिवाज परंपरा मदिरा निर्माण में भी उनको रोक लगा दिया गया था। तो वो कई सारी रीजंस के वजह से वो क्या हो गए थे, नाराज। तो आज जितना भी जनजाति विद्रोह हम देखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, लगभग रीज़न आपको वही मिलेगा। रीज़न कुछ अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस उसके नेतृत्वकर्ता अलग होंगे, उसका नाम आंदोलन का अलग होगा और उसका फिर जगह अलग अलग होगा। एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? नेतृत्वकर्ता, मतलब पहले तो विद्रोह के बारे में पूछेगा। इस विद्रोह का स्थान किससे, मतलब किस जगह से ये विद्रोह बिलोंग करता है, थोड़ा वो पूछ सकता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नेतृत्व करता है, यानी कि उससे संबंधित व्यक्ति कह सकते हैं आप, है ना। उस विद्रोह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में पूछा जा सकता है। और उसका कारण तो लगभग वही सारा रीज़न होगा। कुछ खास देखिए, कारण के बारे में एग्जामिनर नहीं पूछेगा अक्सर, क्योंकि कारण तो लगभग वही 3-4 कारण में से होगा ही कारण, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण विद्रोह है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है पहाड़िया विद्रोह। अभी हाल फिलहाल हम लोग तिलका मांझी का जयंती मनाए ना, इधर ही हाल फिलहाल मनाए थे। और पहाड़िया विद्रोह का जो संबंध है वो उन्हीं से है, तिलका मांझी से ही संबंध है, ठीक है। तो पहाड़िया विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? 1779 को हुआ। और ये कब हुआ, मतलब कहाँ पर था ये क्षेत्र? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, यानी जो भागलपुर का जो एरिया आप दिख रहा है, जो भागलपुर साहेबगंज का जो एरिया है, ये सब राजमहल का पहाड़ी का ही विस्तारित क्षेत्र है। भूगोल में आपको पढ़ाएंगे, जब भारत का भूगोल में पर्वत पठार मैदान पढ़ाएंगे तो आपको राजमहल के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो पूरा विस्तार है वो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र का ही विस्तार है। जो भागलपुर का आप एरिया देख रहे हैं वो पहले एक तरह से, एक समय वो जंगल हुआ करता था, वो पहाड़ी क्षेत्र है ना वो एक तरह से। तो वो तो गंगा नदी का विस्तार जैसे जैसे होते चला गया तो धीरे धीरे वो क्या बन जाए, मैदानी क्षेत्र में वो परिणत होते चला गया, बदलते चला गया। तो वो पहले पहाड़ी क्षेत्र था। तो पहाड़ी क्षेत्र मतलब होने के वजह से वहाँ पर आदिवासी लोगों का अपना दबदबा था। तो ये जो तिलका मांझी है, और दूसरा नाम जगन्नाथ शाह कह लीजिए, ठीक है, जगन्नाथ शाह। गूगल में जब आप पहाड़िया विद्रोह आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको जगन्नाथ शाह भी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, तिलका मांझी के जगह पर अगर जगन्नाथ शाह दे दिया तो फिर आपको जगन्नाथ शाह टिक मारना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा चांस है, क्योंकि सबसे फेमस आदमी कौन है? तिलका मांझी है। तो तिलका मांझी को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये आंदोलन दोनों के माध्यम से चलाया गया हो, क्योंकि तिलका मांझी को तो बाद में फांसी दे दिया गया था, है ना। अभी तिलका मांझी चौक पर, चौराहे पर भी आप देखेंगे उनका एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, तीर धनुष लेकर के ऐसे किया हुआ है ना। देखिए तिलका मांझी ना बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे। जो तीरंदाजी था उनका बहुत ही लाजवाब था, निशाना उनका बहुत सटीक लगता था। हाँ, तो अंग्रेज को, कई सारे अंग्रेजों को वो निपटाए भी थे, तीर धनुष से ही निपटा दिए थे। जबकि आपको मैंने बताया था कि कल जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो हम लोगों का जो फेल्योरनेस रहा, जो जनजाति विद्रोह जो फेल रहा, वो इस वजह से भी फेल रहा क्योंकि हमारे पास मतलब कोई वैसा, मतलब कि एक तो चमत्कारिक शक्ति और अंधविश्वास पर यकीन करते थे कि हमारा जब हम चलाएंगे तो आग उगलेगा, और जब वो बंदूक चलाएंगे तो उनका गोली पानी बरसाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि होली का पिचकारी वाला बंदूक हो, उनका दिमाग में तो यही चल रहा था। रात में भी ये बात आप बोले थे, है ना। अच्छा, रात में बोले थे ऑनलाइन वाले क्लास में ना, पिचकारी जो बोले थे उससे सुने याद आया। अच्छा ठीक। अब देखिए तिलका मांझी तीर चलाने बहुत माहिर आदमी थे। देखिए अब बचपन से जो आदमी तीर चलाते आएगा उसका निशाना तो वैसे भी सटीक होगा। निशाना लगा दिया एक दिन अंग्रेज पर, नाराज तो थे ही। अच्छा, ये क्षेत्र जो था भागलपुर का जो आसपास का क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व था।
अंग्रेज कैप्चर कर चुके थे, यहाँ भी अंग्रेज अपना पुलिस थाना छावनी वगैरह सब बना करके रखे हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या हो गया नाराज। अब यहाँ पर जो रीज़न क्या दे रखा है कि आदिवासियों के छापामार संघर्ष से परेशान होकर के। देखिए बाद में देखिए कारण तो वही होगा, मोबाइल बाद में चला लीजिएगा, पहले पढ़ाई कर लें। नहीं चला है, वो आपको चला है। अच्छा वो तो बस यूं ही था, ऐसे थोड़ा देखिए। ठीक है। देखिए आदिवासियों के छापामार संघर्ष से परेशान हो, ये छापामार क्या होता है, छिप करके जो तीर धनुष जो चलाने वाला आदत था, मतलब वो क्या करते थे ये तिलका मांझी, वो अंग्रेज अधिकारियों की जो हत्या करते थे वो छिप करके। और तिलका मांझी नहीं, तिलका मांझी का पूरा टीम था अपना, वो टीम मिल करके उनकी हत्या करते थे अंग्रेज लोगों का। क्योंकि जो आदिवासी जो होते हैं अपने से दूसरे प्रजाति को क्या समझते हैं, वो डीकू, तो अंग्रेज उनके लिए क्या था, डीकू था, दुश्मन था। वो अपने टीम को मिला करके वो निपटाना शुरू कर दिए अंग्रेज। हालांकि ये क्या किए थे अपने टाइम में, अगस्टस क्लेवलैंड एक ब्रिटिश अधिकारी था, उनका नाम याद रखिएगा, अगस्टस क्लेवलैंड को जख्मी कर दिए थे तीर मार के। हालांकि वो मर नहीं पाया बेचारा, हालांकि बाद में मरा था, लेकिन उस समय जिंदा ही था वो। उनको बहुत गुस्सा आया था तिलका मांझी पर, चूँकि तीर धनुष मतलब तीर से मार करके उनको जख्मी कर दिया गया था। तो फिर बाद में फिर तिलका मांझी का भी हिसाब किताब लगाया गया, उनको पकड़ करके उनको फांसी पे टांग दिया गया, ये तो शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से जिनका जो वीरता दिखता है, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष था ये इनका बहुत ही शानदार था और बढ़िया संघर्ष किया था इन्होंने, इसलिए आज हम लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय है। और इसी वजह से इनके नाम पर तिलका मांझी चौक जो है चलता है भागलपुर में, ठीक है। अब देखिए, अब ये छापामार संघर्ष वही, ये तो छापामार के पद्धति से सबसे ज़्यादा मतलब लड़ाई जो चल रहा था, ये तो छापामार तरीके से तो अंग्रेज़ों को निपटा रहे थे ये। तो ये आदिवासियों के छापामार संघर्ष से अंग्रेज भी परेशान हो चुका था और अंग्रेज सरकार ने समझौता कर इनके क्षेत्र को क्या बोला, दामिनी कोह क्षेत्र। दामिनी कोह क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अब ये क्षेत्र आपके लिए पूरी तरह से रिजर्व हो गया और आपके क्षेत्र पर कोई हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये क्षेत्र आपका हुआ था। अंग्रेजों ने नाम दिया दामिनी कोह। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जो तिलका मांझी के संघर्ष जो नेतृत्व में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो उसके क्षेत्र को यानी कि जो भागलपुर का जो राजमहल का जो पहाड़ी का जो आसपास का जो एरिया था, उसको क्या नाम दिया गया, दामिनी कोह। तो दामिनी कोह क्या है, आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासियों के द्वारा जो जमीन है ना, जो जमीन उसको आदिवासियों को मिला था। अच्छा, ये तिलका मांझी कहाँ के रहने वाले थे, भागलपुर में। अभी जो सुल्तानगंज के पास जो तिलकपुर बस्ती है वहीं के रहने वाले थे, ठीक है। तो कोई भी भागलपुर जब उधर जाइएगा तो आपको तिलकपुर आसानी से मिल जाएगा, वहाँ का आम बहुत फेमस है, जर्दालू आम वहाँ का बहुत ही फेमस है, जर्दालू प्रजाति है आम का। हाँ ठीक है। दूसरा देखिए, पहाड़िया विद्रोह हो गया। पहाड़िया विद्रोह के बाद समझते हैं भील विद्रोह। भील क्या है, भील भी एक जनजाति है। अब देखिए भील विद्रोह कब हुआ था, 1825 से 31 के बीच हुआ। और देखिए ये भील विद्रोह दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग टाइम में हुआ था, समझिएगा। भील विद्रोह एक बार देखिए 1825 से 31 के बीच हुआ था, ये पश्चिमी घाट में। लेकिन राजस्थान के आसपास का क्षेत्र में जो भील विद्रोह हुआ था वो आपका 1913 में हुआ था, लगभग 1912-13 के आसपास। नहीं, पश्चिमी घाट का मतलब होता है केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। केरल है, थोड़ा सा तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल है, कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, हाँ, जो मंगलुरु का जो तट जो कहते हैं, मंगलुरु का जो तट है वो भी कहलाता है इसमें। 1912 से 13 के आसपास इस विद्रोह का दमन हुआ था, लगभग उस टाइम में भी ये विद्रोह चला था। तो आप देख रहे हैं भील विद्रोह एक समय पश्चिमी घाट में हुआ था। एक काम करते हैं, इसको अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो 1825 से 31 यहाँ पे कर लेते हैं। 1825 से 31 पश्चिमी घाट के वहाँ पे हुआ था। उसके काफ़ी बाद जब भील जनजाति के माध्यम से फिर एक बार विद्रोह हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, राजस्थान। और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था गोविंद गुरु। ध्यान रखिएगा, भील विद्रोह जब पश्चिमी घाट में हुआ था 1825 से 31 के बीच, तो उस समय उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सेवाराम। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की तरफ से जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम क्या है, सेवाराम। जबकि राजस्थान की तरफ से जो भील जनजातियों के माध्यम से हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गोविंद गुरु। तो सेवाराम और गोविंद गुरु दोनों ही भील विद्रोह से संबंधित है, याद रहेगा ना। हाँ, 1912-13 के आसपास। हालांकि ये विद्रोह उसमें दमन ही लगभग हो गया था उस समय, बात समझ में आ रहा है ना।
तो भील विद्रोह पश्चिमी घाट में सेवाराम के नेतृत्व में हुआ, जबकि राजस्थान के क्षेत्र में जो भील जनजाति के माध्यम से हुआ था, हालांकि वहाँ भी भील जनजाति रहता है, यहाँ भी भील जनजाति रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भील जनजाति केवल राजस्थान में रहता है, कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं, एक ही जनजाति के लोग अलग अलग जगह रह सकते हैं ना। तो सेवाराम जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ से थे, जबकि गोविंद गुरु जो कि काफ़ी बाद में चल के गोविंद गुरु के नेतृत्व में फिर से भील विद्रोह हुआ था। कारण लगभग सब वही रहेगा। कारण क्या? बंधुआ मजदूरी, एक रीज़न ये भी तो था ना, बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी। जबरन मजदूरी भी तो कराया जाता। अंग्रेज जब भी जहाँ भी निर्माण कार्य करवाते थे, जैसे कि कहीं पर रेलवे का ट्रैक बिछाना है तो पटरी वटरी उठाने का काम रेलवे ट्रैक में सारे मजदूर लोगों को, आदिवासी लोगों को पकड़ के उसमें लगा दिए जाता थे। कहीं पर सड़क निर्माण हुआ तो कोलतार बिछाने का काम मिल जाता था उनको। कहीं पर जंगल काटना है तो भाई हथौड़ी क्या बोलते हैं, लकड़ी और क्या बोलते कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के उसी से कटवाने लगता था। असम में जहाँ पर चाय बागान में जो खेती होता था वहाँ भी लोगों को काम करवाया जाता असम के जनजातियों के माध्यम से। तो बंधुआ मजदूरी तो अंग्रेज़ों में, मतलब अंग्रेज़ों की सरकत से भी वो काफ़ी नाराज़ थे। तो ये हमारा भील विद्रोह वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, फिनिश। तो क्या याद रखना है? पहाड़िया विद्रोह में याद रखना है तिलका मांझी और जगन्नाथ शाह, ठीक है। भील विद्रोह में किसको किसको याद रखना है? सेवाराम और गोविंद गुरु, सेवाराम और गोविंद गुरु याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? अहोम भी क्या, एक जनजाति है, एक ट्राइबल है। और ये जनजाति कहाँ से है? असम से बिलोंग करती है। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन है? गोमधर कुंवर, याद रखना है, गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर का संबंध किससे है? अहोम विद्रोह। कई बार ये मिलान करने के लिए दे देगा, एक तरफ से आपको विद्रोह का नाम दे देगा और दूसरे तरफ नेतृत्वकर्ता को आपको हायरार्की बना के दे देगा और आपको उसमें मिलान करना होगा। ऐसा देता है कि नहीं क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। तो अहोम विद्रोह का संबंध कहाँ से है? असम से है। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गोमधर कुंवर। और यहाँ पर रीज़न क्या होगा कि कंपनी द्वारा अहोम जनजातियों के क्षेत्र वापस न किए जाने का कारण, मतलब उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था और वो पूरी तरह से अहोम जनजाति वहाँ से विस्थापित हो गए थे, हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया था वहाँ से। तो इस वजह से लोग नाराज़ थे, क्योंकि हम लोग उसका रीज़न पढ़े थे ना कि आदिवासी लोग जो नाराज़ थे, एक रीज़न ये भी था कि उनके जो ज़मीन पर वो पूरी तरह से कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों के माध्यम से, है ना। तो ये तो रीज़न लगभग सब में रीज़न लगभग वही रहेगा। उसके बाद चौथा खासी। खासी भी क्या है? जनजाति। हम लोग पढ़ते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये तो मेघालय का जनजाति है। हाँ, मेघालय का जनजाति है, मेघालय का ही जनजाति है। और उनके नाम पे पहाड़ी भी बना है ना, उन्हीं के नाम पे है ना पहाड़ी। तो खासी विद्रोह जो है वो कहाँ से है? असम का जो एरिया है वहीं पर है ना। गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय असम का जो एरिया है वो पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो खासी विद्रोह का संबंध किससे है? कहाँ से है? असम से। और उसके नेता का नाम क्या है? तीरथ सिंह। तो कैसे याद रखना? खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। पता नहीं तीरथ सिंह को ज़्यादा खांसी होता था क्या, पता नहीं। ट्रिक कुछ भी याद रख, देखिए हमको वैसा कुछ ट्रिक नहीं बताने वाले हैं। ट्रिक आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, क्योंकि हम कोई ट्रिक बताएंगे हो सकता है वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आप अपने मन से जो ट्रिक बनाइएगा वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, है ना। इसलिए हम ट्रिक बनाने से हम थोड़ा सा बचते हैं इसमें। तो खासी विद्रोह का संबंध किससे है? तीरथ सिंह से। और वहाँ भी क्या था? सड़क निर्माण के लिए बलपूर्वक भर्ती। बात समझ में आ रहा है ना? सड़क निर्माण के लिए ज़बरदस्ती लोगों को बंधुआ मजदूर की तरफ से काम करवाया जाता था। ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद कौन सा है? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह कब हुआ? 1837 से 56 के बीच हुआ। और ये उड़ीसा, तमिलनाडु, जो बंगाल है, मध्य प्रदेश का जो आसपास का एरिया है, ये TN का मतलब होता है तमिलनाडु, BN मतलब बंगाल, और मध्य प्रदेश, मतलब ये लगभग उस एरिया की बात हम बोल रहे हैं। ये सभी जगह पर ये खोंड जनजाति वहाँ पर पाया जाता है। खोंड जनजाति मुख्यतः अगर पूछेगा एग्जाम में कि खोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है तो मुख्यतः उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ से भी खोंड का आपको जनजाति देखने को मिल सकता है। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन। चूँकि चक्र बिश्नोई की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कौन संभालते हैं? राधा कृष्ण दंडसेन। हालांकि इनको भी बाद में फांसी पर लटकाया जाता है। तो खोंड विद्रोह का संबंध चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन। और यहाँ भी रीज़न क्या है? वही जमींदार और साहूकार की घुसपैठ। तो जमींदार और साहूकार के माध्यम से क्या होगा? उसके ज़मीन पर कब्जा होगा
अच्छा, जमींदार का काम है जमीन पर कब्जा करना, साहूकार का काम क्या है? कर्जा देना, है ना, कर्ज के जाल में उसको फंसाना। इसको पहले मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर इसके आगे और भी कई प्रकार के विद्रोह देख लेते हैं। ठीक है, पहले पॉज कर लेते हैं इसको, आप फटाफट कीजिए। चले देखिए, अब अगला हमारा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच, और इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन है? सिद्धू और कान्हू। और ये किस क्षेत्र में फैला? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में आपके पास, इसके में जो पूरा पढ़ाने के बाद संथाल विद्रोह के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम आपको लिखा भी देंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू। और रीज़न लगभग सब जगह वही रहता है, जमीन का प्रॉब्लम और उसके रिलीजन का मामला, है ना, उनके धर्म रीति रिवाज में प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए, उसके बाद कौन सा देखते हैं? कोया विद्रोह। ये कब हुआ? 1879 से 86 के बीच। और ये कौन सा जगह पे हुआ था? आंध्र प्रदेश। अब ये इनका जो नेतृत्व करता है, सबसे पहले इसका नेतृत्व करता कौन संभाले थे? टोम्मा सोरा। टोम्मा सोरा कोया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? टोम्मा सोरा। और आगे चल के इसी विद्रोह को जो है किन्होंने संभाला? राजा अनंत सैया। ये लगभग 1886 में जाकर के इस विद्रोह का जो नेता है वो कौन बने? राजा अनंत सैया, याद रहेगा ना। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1899। और इसी विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? उलगन विद्रोह। उलगन विद्रोह का मतलब क्या? नाम मतलब कि महासंग्राम। एक ऐसा विद्रोह जो बहुत ही भीषण हो, बहुत ही बड़ा हो। तो मुंडा विद्रोह के बारे में भी आप में थोड़ा बहुत आपको लिखवा देंगे। ठीक है, मुंडा विद्रोह के बारे में भी आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे। और ये क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर का क्षेत्र। और इसके जो नेतृत्व करते हैं सभी को पता है कौन है? बिरसा मुंडा। और इन्हीं को दूसरा नाम क्या दिया गया? धरती बाबा। चूंकि बिरसा मुंडा थे वो चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। शुरुआत में जब जो आंदोलन था वही रैयतवाड़ी महलवाड़ी यानी कि जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ था। लेकिन बाद में ये आंदोलन धार्मिक आंदोलन बनते चला गया, है ना। रीति रिवाज में जो हस्तक्षेप किया गया था अंग्रेजों के माध्यम से, जो ईसाईकरण किया गया था, इसके ये बहुत खिलाफ थे। हालांकि शुरुआत में ये भी क्रिश्चियन वगैरह की बुक को अच्छे से उन्होंने पढ़ा भी था बिरसा मुंडा। ऐसा नहीं कि ये क्रिश्चियन को नहीं समझते, ये क्रिश्चियन को भी समझते थे। लेकिन ये गैर जरूरी जो ज़बरदस्ती तरीके से जो धार्मिक परिवर्तन जो किया गया था और फिर जो शोषण जो हुआ था आदिवासियों का, उन सारी चीज़ों के खिलाफ था। तो ये चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाएगा आगे चल के। इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देंगे, लिखवा भी देंगे। उसके बाद देखिए ताना भगत। ताना भगत आंदोलन जो है ये बिहार में हुआ था और 1914। और इसके जो नेतृत्व करता है उनका नाम क्या है? जतरा भगत। क्या नाम है इनका? जतरा भगत। ताना भगत, जतरा भगत, ताना भगत, जतरा भगत, याद रहेगा ना, जतरा भगत। और बाद में गांधीवादियों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन से इसको जोड़ने का मतलब क्या है कि अब आदिवासी नेशनल मूवमेंट में भी कई सारे आदिवासियों को लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो ये जतरा भगत थोड़ा सा गांधीवादी विचार के समर्थक थे। उसके बाद देखते हैं रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब से कब तक का था? 1879 से 22। और ये कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश। और ये वन कानूनों के खिलाफ। ये जो वन कानून जो अंग्रेजों के माध्यम से जो लगाया गया था, जो वन को आदिवासियों से जो छीना गया था जिस कानून के माध्यम से, उस चीज़ के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और बाकी तो रीज़न सब लगभग वही सारा रहेगा रीज़न। और इसके जो नेतृत्व करता है, मज़े की बात है, इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन है? एक गैर आदिवासी नेतृत्व करता है ये जनजाति विद्रोह, लेकिन इसका जो नेता है वो क्या है? गैर आदिवासी, मतलब वो जनजाति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका नाम क्या है? रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है? अल्लूरी सीताराम राजू। और ये क्या थे? ये गांधीवादी व्यक्ति थे। और इनकी छवि इतनी अच्छी थी कि इनको लोकनायक की उपाधि दिया गया था। लोकनायक मतलब क्या होता है? लोक मतलब जनता, और नायक मतलब क्या? जनता का जो हीरो होता है, जनता का जो नायक होता है। तो लोकनायक की उपाधि मिला था। देखिए, ये थे गांधीवादी, लेकिन ये आदिवासियों के कल्याण के लिए हिंसा को भी जरूरी समझते। मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर, अगर लगा ज़रूरत, तो मर्डर भी करने से पीछे, मतलब हिंसा करने से भी पीछे नहीं। आमतौर पर ये गांधीवादी थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये भी हिंसा करने से पीछे नहीं हटते थे। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है कौन सा है? मणिपुर विद्रोह, जिसका दूसरा नाम क्या है? जालिया ग्राम आंदोलन 1941 में हुआ था। देख रहे हैं, ये आंदोलन काफ़ी आज़ादी से पहले का आंदोलन है। और ये रोंगमई जैदोनांग, ये इसके कौन थे? ये जैदोनांग उसके नेतृत्व करता है।
रोंगमई जैदोनांग, ठीक है। और ये मणिपुर विद्रोह का मतलब है कि मणिपुर में हुआ था, सीधी सी बात है। और उसके बाद जब ये रोंगमई जैदोनांग के बाद इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? रानी गौडिल्यू, बहुत ही फेमस नाम है ये। तो रानी गौडिल्यू का संबंध किससे है? मणिपुर विद्रोह से है, या फिर इसी को हम जालिया ग्राम आंदोलन भी कह सकते हैं क्या? तो रानी गौडिल्यू ने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जोड़ा गया था इसको। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 के आसपास हुआ था। देखिए ये आंदोलन आगे चल के, देखिए ये जो मणिपुर विद्रोह है 1941 में जाकर के ये ज़्यादा मतलब फेमस ज़रूर हुआ था, लेकिन ये विद्रोह काफ़ी पहले से चल रहा था। मतलब मोटे तौर पे उसको 1941 के टाइम में देखा जाता है। लेकिन ये जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उस समय रानी गौडिल्यू एक्टिव थी। पहले इसके देखिए जब ये जैदोनांग काम कर रहे थे उस समय रानी गौडिल्यू भी तो मौजूद थी ना, नहीं बात को समझ रहा? हाँ, ये बाद मतलब कि दोनों साथ ही चल रहे थे। हालांकि ये बाद में रानी गौडिल्यू संभाली थी, लेकिन जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय ये रानी गौडिल्यू इस आंदोलन को उससे भी जोड़ा गया था। मैटर नहीं समझ में आ रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930-31 के आसपास चल रहा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौडिल्यू तो थी ना भाई, तो रानी गौडिल्यू सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। मेरी बात को समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौडिल्यू सपोर्ट कर रही थी इस आंदोलन। रानी गौडिल्यू कौन थी? खुद जनजाति थी। आगे चल के इसी को नेता बनाया जाएगा। तो शुरुआत में नेता रोंगमई जैदोनांग था, बाद में सिर्फ ये नेता अलग बनेगा, लेकिन सपोर्ट ये पहले की थी, नेता बनने से पहले की बात हम बोल रहे हैं। मैटर समझ में आया? नेता बनने से पहले मतलब जब ये आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब विद्रोह तो बाद में ना ये लोग मिलकर करते हैं। तो रानी गौडिल्यू का जो रानी का जो उपाधि मिला है, ये उपाधि किसके माध्यम से मिला था? जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, चूँकि ये बहुत ही वीर थी तो इनके वीरता के वजह से इनको जो है उपाधि मिला था। और यही रानी गौडिल्यू जो है एक पंथ की स्थापना की, इसका नाम क्या है? हेरका पंथ। पंथ क्या होता है? पंथ मतलब कुछ समुदाय जो लोग मानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं, जैसे कबीर पंथ, कबीर को फॉलो करने वाले को क्या बोलते हैं? कबीरपंथी बोलते हैं। उसी तरह से वामपंथी तो अलग चीज़ है, लेकिन हैरका पंथ जो है ये क्या था? इनके विचारों को फॉलो करने वाले को क्या बोलते हैं? हैरका पंथ के लोग बोलते हैं। बात समझ आया? अब जो इंपॉर्टेंट वाला जो था उसको पहले लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, बाकी तो फैक्ट वाला सारा बता दिए। तो चलिए पेन कॉपी निकालिए, एकदम फटाफट छापना शुरू कीजिए। अच्छा, संथाल विद्रोह जो बता रहे थे, संथाल विद्रोह में एक और नाम जोड़ लीजिए, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। लुसेंट में दे रखा है इसका, देखिए तो नहीं दिया है। सिद्धू कान्हू फूलो झानो वे, सिद्धू कान्हू है, इसको ऐसे करके लिखिए, सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू हो गया, मतलब दो आदमी का नाम है, मतलब सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, चांद भैरव, और उसके बाद फूलो झानो। ये सभी लोग इससे संबंधित है संथाल विद्रोह से। आगे चल के नेतृत्वकर्ता सिर्फ चेंज होते चले जाएंगे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, याद रख लेना एक साथ। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। हाँ, चांद भैरव, फूलो झानो। अच्छा चलिए, और जी कोल विद्रोह में कौन बताए थे? उसके नेता का नाम क्या बताए थे कोल विद्रोह का? कोल विद्रोह। कोल नहीं लिखाए थे? एक सेकंड, कोया विद्रोह, टॉमस वरा। अच्छा, एक विद्रोह और जब जोड़ ही लीजिए इसमें, तो कोल विद्रोह छूट गया था लिखाने में क्या? हाँ, कोल विद्रोह छूट गया था, लिखिए। ये हो जाएगा 12वां नंबर। इसको मिटाएं फिर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह मिटा देते हैं, ठीक है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 12 नंबर हो जाएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो था ये 1831 में हुआ था, और ये भी छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, और इसके जो नेतृत्व करता है उनका नाम है सुरगा राय। क्या नाम है? सुरगा राय। और सुरगा राय के साथ है बुधो भगत।
बुधो भगत। तो याद रखिएगा ये भी, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सुरगा राय बुधो भगत। ठीक है, ठीक है। अब जरा सा संथाल विद्रोह का हेडिंग डालिए और लिखिए फटाफट। ये नहीं लिख पा रहे हैं। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, छोटा नागपुर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सुरगा राय बुधो भगत। हाँ लिख लिए। अब जल्दी से छापिए उधर, फिर जगह छोड़ दें इसके लिए, पहले फिर छाप लीजिए पहले। लिखिए संथाल विद्रोह। ऑनलाइन जो देख रहा है वो तो पॉज करके भी लिख लेगा, है ना। संथाल विद्रोह लिखिए। संथाल आदिवासियों ने देखिए वीडियो कितना मिनट का हो गया है, एक बार चेक कीजिए तो। 26 मिनट का है। 26 मिनट पे अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो सही रहेगा। कोई बात नहीं, लिख लेगा ये लोग। 10 मिनट का पूरा छपाइए देंगे, या ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं और आप लोगों को इसका PDF दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखने में समय क्यों बर्बाद करें? वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, देखने वाला भी इरिटेट हो जाएगा। अच्छा दे देंगे, कॉपी ही दे देंगे, आप लिख के लेते आइएगा। ठीक, छोड़ देते हैं, आज का इतना रहने देते हैं क्योंकि फालतू वीडियो का साइज बड़ा हो। चलिए, कल जो थोड़ा सा रह गया था उसको पहले लिखा देते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह के बारे में लिखना है। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह ब्रैकेट में लिखिए उल्गन विद्रोह। और ये कब हुआ था? 1899 ना। हाँ ठीक है, 1 साल 1.5 साल का रहा। लिखिए इसमें, लिखिए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह सामाजिक धार्मिक एवं मुंडा विद्रोह सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से युक्त था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। मतलब जो शोषण चल रहा था अंग्रेजों के वजह से, उससे मुक्ति की बात ये कह रहा था। ठीक है, पूर्ण विराम। अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना। अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना पूर्ण विराम। मतलब जो अकाल मतलब क्या है? खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए और जो भी बीमार लोग हैं उनका हेल्प करना। तो अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना पूर्ण विराम। धार्मिक कर्मकांडों से हटकर धार्मिक कर्मकांड से हटकर एक ईश्वरवाद पर बल देना। मतलब एक ही ईश्वर को कबूल करना, है ना। एक ईश्वरवाद पर बल देना और ब्रिटिश सरकार को कर ना देकर
कर ना देकर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। एक ब्रिटिश सरकार को कर ना देकर, मतलब टैक्स ही नहीं देना ब्रिटिश सरकार को, है ना, ब्रिटिश सरकार को कर ना देकर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। एक मुंडा राज्य की स्थापना करना, पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चंद्रशेखर जी गेट लॉक कर लीजिए, तो खुल गया है। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, हाँ, बिरसा मुंडा इस विद्रोह का, बिरसा मुंडा इस विद्रोह का, इस विद्रोह का नेतृत्व करता था। बिरसा मुंडा इस विद्रोह का नेतृत्व करता था। इसे धरती बाबा भी कहते हैं, कहते थे। इसे धरती बाबा भी कहते थे। ठीक है, कहते थे। पूर्ण विराम। बिरसा मुंडा ने अपनी राजनीतिक कार्यक्रम का उद्देश्य, बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं लिखिएगा, मुख्य, बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का मुखिया, बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का मुखिया दोनका मुंडा को बनाया। दोनका मुंडा, ये दोनका, ये था राजनीतिक मुखिया, राजनीतिक मुखिया, मतलब पूरा राजनीति वाला कार्यभार यही संभालते थे। दोनका मुंडा, दोनका मुंडा को बनाया। इस राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे। इस राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे। अब देखिए, अब पॉइंट वाइज करके लिखना है, क्या क्या उद्देश्य था राजनीतिक कार्यक्रम का। सबसे पहला लिखिए, सरकारी कर्मचारियों एवं नियमों की अवहेलना करना। सरकारी कर्मचारियों एवं नियमों की अवहेलना करना। सरकारी कर्मचारी एवं नियमों की अवहेलना करना। दूसरा, मालगुजारी पर रोक लगाना। मालगुजारी पर रोक लगाना। मालगुजारी पर रोक लगाना। तीसरा, जमीन पर रैयतों का नियंत्रण। इतना देर कर दिए, चलिए। जमीन पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना। जमीन पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। तो जमीन पर किसान का अपना मतलब हक हो, रैयतों का नियंत्रण का। मालगुजारी क्या होता है? मालगुजारी पर रोक लगाना, इसका क्या मतलब होता है? मालगुजारी पर रोक लगा मतलब उनका जो माल गुजरता था, जो सामान यहाँ से जाता था, हाँ, आने जाने पर रोक लगाना। ये उनका, अंग्रेज यहाँ से कोई सामान ढो करके नहीं, मालगुजारी पर रोक लगाना। और पहला क्या बोले कि सरकारी कर्मचारी एवं उनके नियम,
अवहेलना सबका अवहेलना, कोई भी कर्मचारी कुछ भी बोलेगा रिस्पॉन्स नहीं रिस्पॉन्स नहीं देना, मानेंगे ही नहीं। असहयोग वाली बात है, कोई सहयोग भी नहीं करना है और उसका नियम भी नहीं मानेंगे। 3 पॉइंट हो गया। चौथा लिखिए, सशस्त्र विद्रोह की, हाँ, सशस्त्र विद्रोह की कार्यवाही करना। मतलब विद्रोह जो होगा अब एकदम शस्त्र के माध्यम से होगा, तीर धनुष सब चीज़ के माध्यम से होगा, सीधा भिड़ने के मूड में है। सशस्त्र विद्रोह की कार्यवाही करना। अगला 5वां नंबर लिखिए, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। मुंडा राज्य की स्थापना, मुंडा राज्य समझ रहे हैं ना, पूरा स्टेट को ही मुंडा राज्य बोला जाएगा। हाँ, उस जनजाति के आदमी को मतलब क्या स्थापना करना। हाँ, उस जनजाति के नाम से एक राज्य की स्थापना करना, है ना। तो मुंडा राज्य की स्थापना करना हो गया। चलिए, पूर्ण विराम हो गया। अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बिरसा मुंडा। अब जरा सा इनके बारे में सुनिए क्या लिखते हैं। पहले लिखिए, बिरसा मुंडा स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानता था। बिरसा मुंडा स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानता था। पूर्ण विराम। इनका दावा था कि इन्हें ईश्वर के दर्शन हुए हैं। ये दावा करते थे इस बात को कि हम भगवान को स्वयं देखे हैं, ईश्वर के दर्शन हुए हैं और इनके पास लोगों को रोग से ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति है। चमत्कारिक शक्ति मतलब इनके पास चमत्कारिक शक्ति है भाई, ये रोग भी ठीक कर सकते हैं, भगवान इनको दर्शन दिए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। बिरसा मुंडा आरंभिक मिशनरी शिक्षा से युक्त थे। जो मिशनरी लोग जो शिक्षा दे रहे थे वो भी ये ठीक से स्टडी कर लिए थे। बिरसा मुंडा आरंभिक मिशनरी शिक्षा से युक्त थे। आरंभिक मतलब जो शुरुआत में जो मिशनरी शिक्षा दिया जा रहा था उससे भी ये मतलब अवगत था। हाँ भाई, बिरसा मुंडा आरंभिक मिशनरी शिक्षा से युक्त थे और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। ये आदिवासी थे लेकिन वैष्णव धर्म को ये फॉलो करते थे। वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। वैष्णव धर्म का मतलब क्या, जो विष्णु को फॉलो करता हो, है ना, लॉर्ड विष्णु। अंततः पूर्ण विराम दे करके वैष्णव लिखे, वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। पूर्ण विराम। अंततः क्या वो छूट गया क्या? नहीं ना। अंततः ब्रिटिश ने इस विद्रोह का दमन किया। अंततः ब्रिटिश ने इस विद्रोह का दमन किया और फिर सन 1900 में
जेल में बीमारी से ही, 1900 हाँ सन 1900 में जेल में बीमारी से ही इनकी मृत्यु हो गई। मतलब जो दूसरे का रोग ठीक करने का दावा कर रहे थे, ये भाई साहब खुद ही निपट गए, कोई चमत्कार कम नहीं किया उस समय। रांची जेल में ना हुआ। हाँ वहीं रांची में, सब झारखंड का ही आसपास का पूरा एरिया का समेटा हुआ। इसको रांची से नहीं। क्योंकि अरे आता है बहुत बार। पूछता है तो लिख दीजिए रांची जेल में मर गए। जेपीएससी में पूछा, लेकिन जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं मतलब वनडे एग्जाम में आता है कि इसका किस जेल में मृत्यु हुआ। लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब ये वाला हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अब जो हम देखेंगे इसके बाद का जो लेक्चर होगा हमारा, वो किस पे होगा? किसान विद्रोह पे होगा। ठीक है, तो इसको पहले कट कर लीजिए, किसान विद्रोह पे वीडियो बनेगा आपका। बंद कर लीजिए।